हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। सो आइए दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिक हम लेते हैं जिनका नाम है I.A. रिचर्ड और उनका क्रिटिसिज्म एक्सप्लोर करते हैं। ध्यान से देखिए इनके फ़ोटो को, काफ़ी एज्ड पर्सन ये लग रहे हैं और जैसे ओवरऑल जो इनकी लुक है ना, लग रहा है कि बहुत ही स्कॉलर काइंड ऑफ पर्सन है I.A. रिचर्ड। ठीक है, तो लगता तो कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ ज्ञान उन्होंने हमें दिया है एंड देखते हैं इन्होंने क्या क्या ज्ञान हमें दिया है, एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, I.A. रिचर्ड में सबसे पहले मैं आपको इनके क्रिटिसिज्म वाले वर्क बताऊंगी, यानी कि कौन कौन से इनके क्रिटिसिज्म वाले वर्क हैं। तो एक इनका वर्क है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। एक इनका है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। क्या है? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और ये उनका दूसरा वर्क है कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। देन वी हैव द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्क वी हैव द मीनिंग ऑफ मीनिंग। क्या है? द मीनिंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे I.A. रिचर्ड के क्रिटिसिज्म वाले वर्क हैं। तो आइए निंजा टेक्निक अपनाते हैं, इनको बोल के गुनगुना के दिमाग में बिठाते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, Coleridge on imagination, Coleridge on imagination, Coleridge on imagination, Coleridge on imagination. Foundation of aesthetics, foundation of aesthetics, foundation of aesthetics, foundation of aesthetics. Meaning of meaning, meaning of meaning, meaning of meaning, मीनिंग ऑफ मीनिंग, मीनिंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो ये सारे I.A. रिचर्ड के वर्क हैं। तो आपको भी ये मैं आइडिया देती हूँ, जब कभी बहुत सारे राइटर्स की लिस्ट आ जाए, वर्क की लिस्ट आ जाए, आपको लगे कि इनको दिमाग में कैसे बिठाएंगे, कैसे याद करेंगे, तो पेपर में तो आपको जाके सही टिक ही करना है। तो ये निंजा टेक्निक अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, गुनगुनाइए, आपके दिमाग में डेफिनेटली इतना बैठने में तो हेल्प मिलेगी कि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। तो ये अभी हमने इनके क्रिटिसिज्म वाले वर्क कर लिए। आगे दोस्तों मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि I.A. रिचर्ड ने पोइट्री की नेचर को लेकर अपने क्या व्यू दिए थे। तो ऑब्वियसली I.A. रिचर्ड एक क्रिटिक हैं, तो ऑब्वियसली एज अ क्रिटिसिज्म हमें बहुत सारा नॉलेज देंगे। तो पोइट्री को लेकर उन्होंने सबसे पहला पॉइंट दिया था, टू एक्सप्लेन दिस ही एग्जामिन द ह्यूमन माइंड। तो उसने सबसे पहला पॉइंट दिया कि अगर आपको पोइट्री की नेचर समझनी है, कविता की नेचर समझनी है, तो बेटर है कि आप ह्यूमन माइंड को एग्जामिन करो, क्योंकि एट द एंड ये जो हमारे दिमाग है, यहीं से तो कविता निकल के आई है, राइट। और अगर हम अपने इस दिमाग को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली कविता तो हमें समझ आ ही जाएगी। ठीक है, सो नेचर ऑफ पोइट्री के तहत उन्होंने क्या कहा, हाँ अगर हम ह्यूमन माइंड को समझते हैं तो हम पोइट्री की नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, देखिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। दूसरा उन्होंने कहा, द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्पल्सिस विद द मिनिमम फ्रस्ट्रेशन ऑफ द रेस्ट। तो इन्होंने ये जो लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा है, इसके माध्यम से सिंपल ये कहा है कि कैसे पोइट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि पोइट्री में आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपकी सोल सेटिस्फाइड होती है और फ्रस्ट्रेशन आपकी ज़ीरो लेवल पे होती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको बड़ा सेटिस्फैक्शन मिले, आपको बड़ी शांति मिले,
और आपको मिनिमम फ्रस्ट्रेशन, मिनिमम दुख उससे मिले, तो वो कौन नहीं करना चाहेगा। हर इंसान इसी के पीछे तो भाग रहा है, ठीक है। सो नेचर ऑफ पोइट्री में उन्होंने यही कहा कि पोइट्री बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमें अव्वल लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है और मिनिमम लेवल की फ्रस्ट्रेशन मिलती है, ठीक है। सो पोइट्री के नेचर में उन्होंने ये दो बातें कही बेसिकली, कि एक तो अगर आप ह्यूमन के माइंड को समझो तो आप पोइट्री समझ जाओगे, दूसरा पोइट्री से हमें बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है और फ्रस्ट्रेशन 0% मिलती है, तो कविता अच्छी चीज़ है। आगे दोस्तों उन्होंने हमें बताया पोइट्री एंड कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। पोइट्री एंड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? जब कभी आप कोई पोइट्री यानी कि कविता पढ़ रहे हो तो हाउ इट कम्युनिकेट विद यू, कि कैसे आपके साथ कम्युनिकेट करती है ना। आप कई बार नोटिस करना, आप लिटरेचर में कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी पोइट्री है, नॉवल है, कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि ये हमसे बातें कर रही है, आप खो जाते हो। तो पोइट्री में दोस्तों बेसिकली दो प्रकार की लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। एक लैंग्वेज को आप साइंटिफिक यानी कि रेफरेंशियल लैंग्वेज कह सकते हैं, और एक लैंग्वेज को आप इमोटिव यानी कि इमोशनल लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की लैंग्वेज इसमें यूज़ होती हैं, रेफरेंशियल या साइंटिफिक, और दूसरा है इमोटिव। अब मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है फायर यानी कि आग, और हार्ट ऑन फायर दिल में आग, ठीक है। तो जब ये हार्ट ऑन फायर दिल में आग इस प्रकार का आप वोकैबुलरी यूज़ करते हो, वो होती है इमोटिव यानी कि इमोशनल, ठीक है। और जब आप सिंपल फायर जो चीज़ है उसको वैसे यूज़ कर रही हो, उसे कहते हैं रेफरेंशियल यानी कि साइंटिफिक, ठीक है। तो दोनों चीज़ें में फायर यूज़ हो रहा है। पर जब आप बात करो हार्ट ऑन फायर, एक्चुअली में थोड़ी ना दिल में आग लगती है, वो तो एक इमोशन है। दिल में आग कब लगती है? जब हमें कोई चीज़ बड़ी बुरी लगे, हमें बहुत जेलसी हो जाए, तो ये बेसिकली आपके इमोशन को बता रहा है, ठीक है। सो पोइट्री में जब कभी इस प्रकार के वर्ड यूज़ हों जो आपके इमोशंस को बताए, उसे हम कहते हैं इमोटिव लैंग्वेज, लाइक हार्ट ऑन फायर। पर जब आप सिंपल जो वर्ड है उसको एज सच यूज़ कर रहे हो, जैसे फायर, उसे नॉर्मल आग भी आग लगी है, तो नॉर्मल वर्ड है फायर, मतलब है आग, वही वो समझाना चाहता है। तो इस प्रकार की लैंग्वेज को हम बोलते हैं रेफरेंशियल यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज, ठीक है। तो एक फायर को ही हमने दो वे से यूज़ किया। अगर सिंपल फायर लिख रहे हो, सिंपल आग है, यानी कि आप रेफरेंशियल, साइंटिफिक या नॉर्मल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जो उसका मीनिंग है वही निकलेगा। जबकि दूसरा है इमोटिव। इमोटिव में आप इमोशनल लेवल पे बात कर रहे हो, हार्ट ऑन फायर, दिल में आग लगी है। तो पोइट्री कम्युनिकेट दोनों माध्यम से करती है। नॉर्मल साइंटिफिक वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, या इमोटिव इमोशनल धक धक वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आगे आइए रिचर्ड ने क्या कहा है। आगे दोस्तों आइए रिचर्ड ने कुछ चीज़ें कही हैं, मैं इसको एक बार पढ़ के बताती हूँ, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। तो देखिए दोस्तों उसने क्या कहा है, साइंस मेक स्टेटमेंट, पोइट्री मेक सीडो स्टेटमेंट। अ सीडो स्टेटमेंट सेज नथिंग एट ऑल, इट हैज़ अ लार्जर purpose of evoking an emotion on an attitude of mind which the poet consider valuable but for which there are no verbal equivalents। तो जो पीछे वाला हमने ये पढ़ा, एक नॉर्मल वोकेबलरी जिसे मैंने साइंटिफिक लैंग्वेज कहा, और एक इमोटिव जिसको मैंने इमोशनल कहा, इसी के बारे में दोस्तों ये बात कर रहा है। जब आप साइंस के वे से साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हो, कोई फैक्ट फिगर बताते हो, तो वो आपकी बेसिकली स्टेटमेंट है, मतलब सच है। नॉर्मल आग लगी है, आपने फायर शब्द यूज़ किया, आग लगी है, स्टेटमेंट है। पर जब कभी आप इमोशनल लैंग्वेज यूज़ करते हो, हार्ट ऑन फायर, उसे हम कहते हैं सीडो स्टेटमेंट, झूठ मूठ की स्टेटमेंट। एक्चुअली में थोड़ी ना आग लगती है, ठीक है। पर जब आपने वो शब्द यूज़ किए, उसका भी एक मीनिंग है, वो भी एक स्टेटमेंट है, पर उसे हम कहते हैं सीडो स्टेटमेंट, क्योंकि एक्चुअली में दिल में आग नहीं लगी है, पर वो आपकी फीलिंग को बता रहा है, ठीक है। तो जब हम नॉर्मल वे से फैक्ट फिगर पेश करते हैं, साइंटिफिक वे से टर्म्स यूज़ करते हैं, तब बनती है स्टेटमेंट। पर जब हम पोइट्री के वे से अपना दिल जिगर अपना सब पेश कर देते हैं, अपने इमोशन पेश कर देते हैं, उसे कहते हैं सीडो स्टेटमेंट, ठीक है। सिंपल फायर आपने बोला, आग लगी है, एक साइंटिफिक बात है, स्टेटमेंट हो गया। हार्ट ऑन फायर, दिल में आग लगी है, ऐसा कुछ नहीं होता।
आपकी इमोशन को बता रहा है, ये सीडो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और ख़ास बात क्या है, ये जो सीडो स्टेटमेंट है, आपने कहा हार्ट ऑन फायर, पर चाहे ये झूठ है, दिल में आग नहीं लगती, पर इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये एक डीप मीनिंग है, एक आपकी फीलिंग और इमोशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है, यही वो आगे बता रहा है, ठीक है। तो दो प्रकार की लैंग्वेज थी, साइंटिफिक यानी कि रेफरेंशियल जब आप फैक्ट फिगर सच बोलते हो, और एक थी इमोशनल जब आप अपने इमोशंस की बात करते हो। तो जब आप साइंटिफिक वे से बात कहोगे, डैट विल बी अ स्टेटमेंट, मतलब नॉर्मल फैक्ट फिगर रखे, पर जब आप अपने इमोशंस आगे रखोगे, अपनी फीलिंग आगे रखोगे, तो आप जो भी कह रहे हो होगा तो वो सीडो स्टेटमेंट, झूठ मूठ की स्टेटमेंट है, एक्चुअली में वो नहीं होगा, पर क्योंकि उससे कुछ जुड़ा हुआ है, वो आपके डीप इमोशंस को बता रहा है, फीलिंग को बता रहा है, तो उसको भी हम मना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे दोस्तों आइए, रिचर्ड ने हमें दो प्रकार के इम्पल्स बताए थे, ठीक है। इम्पल्स का मतलब पता क्या होता है, जो चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं। आई ऑलवेज से जैसा होगा तन वैसा होगा मन, वैसी होगी लेखनी, यानी कि जो भी हम अपने आसपास फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो हम पे प्रभाव डालेगा और हम वैसा लिख देंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पे प्रभाव डालती हैं? तो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक है डिज़ायर, जो कुछ हमें चाहिए, वो हमें हमारे अंदर इमोशन जगाएगा, हम कुछ लिखेंगे, और एक होता है हेट, जब हमें किसी से बहुत नफरत होती है, गुस्सा होता है, वो भी हमको मतलब मजबूर करता है लिखने पे। तो डिज़ायर वाली इम्पल्स को हम कहते हैं एपेटेंसिस, ठीक है, और हेट वाली इम्पल्स को कहते हैं हम एवर्जन्स। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, ये बेसिकली हमारे इमोशन है, डिज़ायर, हेट, जो हमारा दिमाग हिला देते हैं। किसी से बड़ी हेट है, बड़ी नफरत है, हम पागल हो जाएंगे, कुछ लिखना शुरू कर सकते हैं, राइटर लोग लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप में कोई डिज़ायर है, कुछ बड़ी इच्छा है, बड़े दिल से आप चाहते हो, जैसे मुझे बड़ा सच्चा प्यार चाहिए, दिल से चाहिए, तो वो भी आपको लिखने पे मजबूर करता है, क्योंकि राइटर लोग के पास खासियत है, वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इम्पल्सिस को, जिन्होंने उनको ट्रिगर किया, उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हेट को कहते हैं एवर्जन्स, ठीक है, और डिज़ायर को कहते हैं एपेटेंसिस। ये बोथ वो चीज़ें हैं, वो ट्रिगर्स हैं, वो इम्पल्स हैं जो हमारा दिमाग हिलाते हैं, हमें लिखने पे मजबूर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आपको कि एक राइटर थे हमारे थॉमस लव पीकॉक, ये काइंड ऑफ राइटर हैं, क्रिटिक हैं। 1820 में इनका एक एसे आया था, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, ठीक है। क्या नेम है राइटर का? थॉमस लव पीकॉक। कब आया है ऐसे? 1820 में ऐसे आया है। क्या नाम है? द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। इंपॉर्टेंट राइटर, इंपॉर्टेंट वर्क, एसेज ऑन 1820 में आया है। इन्होंने ना इसी से ही संबंधित कुछ खास बातें हमें बताई थी। एक बार मैं रीड करती हूँ पूरा, फिर आपको समझाती हूँ। इससे पहले कि एक रीड करूँ, मैं यहाँ पे एक बात मेंशन कर देना चाहती हूँ। मुझे पता है मेरे से जो जुड़े हुए मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो हिंदी भाषी हैं, हिंदी में उन्हें समझ आता है। और दूसरा समझ, मुझे पता है आपको मैं समझा देती हूँ, आपको याद हो जाता है, पर एक चीज़ आप बहुत लैग करते हो, बस आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के निकल जाते हो। पर ध्यान रखना बेटा, चाहे आपको हिंदी में समझ आता है, आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल नहीं होगा, 2 भाषाओं में नहीं होगा। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर इंग्लिश में ही आएगा। तो कई बार हम सिर्फ समझ के कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं, पर हमने अगर उसमें चीज़ें रीड आउट नहीं की हैं, पढ़ी नहीं है, आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है, तो पेपर में ना आते आते प्रश्न भी आप गलत कर सकते हो। तो रीडिंग हैबिट होनी बड़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए ना मैं पढ़ पढ़ के आपको समझाती हूँ। मैं आपको सिर्फ वो नहीं बोलती करने को जो करना चाहिए, मैं खुद करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि अच्छा ऐसे मैंने इसको पढ़ा, ऐसे इसका मीनिंग निकाला, और आप भी ये चीज़ करते रहिएगा, ठीक है। सिर्फ इजी वे से पॉकेट पढ़ाई से समझ के नहीं निकलना है, वाकई जो नीड है एग्जाम की वो फुलफिल करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, समझिए, साथ साथ में रीड आउट करते रहिए, ताकि नेट लेवल की तैयारी आपकी होते रहे। तो इन्होंने इसमें क्या कंपाइल किया था, देखिए, कंपाइल दैट अदर ब्रांचेस ऑफ लर्निंग वर स्ट्रिक्टली मार्चिंग टुवर्ड fuller knowledge of reality, but poetry with its lover for myth and legend was wallowing the rubbish of departed ignorance. He concluded that a poet in our time is a semi-barbarian in civilized community. To this Richard, in the mind ordered in the poetic way lies the hope of civilization. तो बेटा जो थॉमस लव पीकॉक थे, उनका जो 1820 में ऐसे आया है 4 एजेस ऑफ पोइट्री, उसमें उन्होंने कहा
कि जो बाकी अदर जो ब्रांचेस है ना लर्निंग की, वो तो फुल आगे बढ़ रही हैं, मतलब आगे बढ़ रही हैं, वो जो रियलिटी पे आधारित है, जो फैक्ट फिगर पे आधारित है, वो सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। पर पोइट्री के केस में ऐसा नहीं है। पोइट्री में जो हम मिथ और लिजेंड की जैसे बात करते हैं, जैसे मिथ बेस ज़्यादा है, झूठ बेस ज़्यादा है, कुछ झूठ भी होगा, मेरी वो फीलिंग ऐसे है, मैं उसको बना के उस पर पोएम लिख दूंगी। इस वजह से पोएट या पोइट्री इतना ग्रो नहीं कर रही है। मतलब उन्होंने कहा पोइट्री में है मिथ, पोइट्री में है लिजेंड पे, उस पे से लिखना बताना, तो पोइट्री आगे ग्रो नहीं कर रही है। पर जो बाकी फील्ड है लर्निंग के, जो रियलिटी बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, वो आगे ग्रो कर रही हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी, ये थॉमस लव पीकॉक की ही है, देखिए क्या दी है, विलोइंग इन द रबिश ऑफ डिपार्टेड इग्नोरेंस। ठीक है, यानी कि हम जो है पोएट लोग जो हैं वो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम मिथ पे ही फोकस किए हुए हैं, लीजेंड पे ही फोकस किए हुए हैं, जो हमारा दिल चाहता है हमने उसी पे लिखना है, जो एक्चुअली में रियलिटी है उस पर नहीं लिखना है। तो कहीं ना कहीं हम जो रियलिटी है उसको इग्नोर कर रहे हैं। और उन्होंने एक और चीज़ भी क्या कही थी, अ पोएट इन अवर टाइम इज़ अ सेमी बारबेरियन इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी, कि हमारे टाइम का जो पोएट है वो एक सेमी बारबेरियन है सिविलाइज्ड कम्युनिटी पे। सिविलाइज्ड होते हैं सभ्य लोग नॉलेजेबल, पढ़े लिखे, अच्छे से खाना पीना एंड ऑल। बारबेरियन होते हैं खाना बदोश, जिनको कुछ नहीं पता, कहीं खाना खा लेंगे ज़्यादा उल्टी कर देंगे, मतलब जो काइंड ऑफ जिनको कुछ नहीं पता, दे डोंट नो हाउ टू लिव। तो ना थॉमस लव पीकॉक कह रहा था कि एक तो उसने क्या कहा ऊपर, विलोइंग इन रबिश ऑफ डिपार्टेड इग्नोरेंस, कि हम बार बार इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को और ऐसे माहौल पे हम पनप रहे हैं जिसका कुछ होने नहीं वाला। सेकंड नंबर पे बाकी सब तो सिविलाइज्ड हो गए हैं, सिविलाइज्ड कम्युनिटी हो गई है, पर पोएट उसमें सेमी बारबेरियन है, पोएट उसमें अभी भी बेवकूफ़ हैं जिनको ज़िंदगी जीने नहीं आती। ठीक है, ये बात थॉमस लव पीकॉक ने अपने 1820 के ऐसे द 4 एजेस ऑफ पोइट्री में कही थी। दो स्टेटमेंट का ध्यान रखना है, वेलोइंग इन द रबिश ऑफ डिपार्टेड इग्नोरेंस, ठीक है, कि हम रबिशनेस, हम कूड़े कचरे मूर्खता में जा रहे हैं क्योंकि हम इग्नोर कर रहे हैं सही चीज़ को। दूसरा, पोएट जो है सेमी बारबेरियन है सिविलाइज्ड कम्युनिटी में, यानी कि बाकी सब सभ्य हैं, बाकी सब बहुत अच्छे हैं, पर बेवकूफ़, मूर्ख और ज़िंदगी जीने नहीं आती पोएट को, वैसे हैं। ये कहा था थॉमस लव पीकॉक ने। पर कहा क्यों है, रीज़न क्या दिया, कि बाकी सारी जो लर्निंग की फील्ड है उसमें रियलिटी है, उसमें हम सच को पेश कर रहे हैं, फैक्ट्स को पेश कर रहे हैं, तथ्य को पेश कर रहे हैं। पर पोइट्री में हम मिथ और लीजेंड पे फंसे हुए हैं, वो हम अपनी मेन थीम पकड़ रहे हैं। तो जब तक हम ये चेंज नहीं करेंगे हम आगे बढ़ नहीं सकते। और इसके रिस्पॉन्स में अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पढ़ा क्यों ये थॉमस लव पीकॉक, आइए रिचर्ड में, क्योंकि इसके रिस्पॉन्स में फिर रिचर्ड ने कहा था, इन द माइंड ऑर्डर्ड इन द पोइटिक लाइज द होप ऑफ सिविलाइजेशन। पर बदले में रिचर्ड ने क्या कहा था, कि हमारी जो सिविलाइजेशन की होप है वो है ही पोइट्री में है। यानी कि थॉमस लव पीकॉक ने तो कहा कि सब सिविलाइज्ड हैं, पोएट लोग सेमी बारबेरियन हैं, ठीक है, सब बहुत अच्छे नॉलेजेबल हैं, पोएट लोग बेवकूफ़ हैं। पर बदले में रिचर्ड ने क्या कहा, कि ये जो तुम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो, सभ्यता की बात कर रहे हो, बड़े अच्छे की बात कर रहे हो, इसका रास्ता है ही पोइट्री माइंड से आया है। क्योंकि जब एक पोएट के पास कुछ नहीं है, वो उस पर फोकस नहीं कर रहा, उसको क्या चाहिए वो उस पर कविता लिख रहा है, तो वो जो चाहत वो क्रिएट कर रहा है, वो जो थॉट क्रिएट कर रहा है, उस वजह से ही तो सब चीज़ें सही हो रही है, उस वजह से ही तो सिविलाइजेशन आ रही है। ठीक है, बहुत गहरी बात उसने यहाँ पे कही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, मैं उनको अलग से भी अंडरलाइन कर देती हूँ एक बार। ठीक है, एक तो देखो थॉमस लव पीकॉक का 1820 में आया ऐसे द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, इसमें उसने दो स्टेटमेंट दी है, एक तो ये वाली, वेलोइंग इन द रबिश ऑफ डिपार्टेड इग्नोरेंस, और पोएट इन अवर टाइम इज सेमी बारबेरियन इन सिविलाइज्ड कम्युनिटी। रीज़न क्या दिया, कि बाकी सब जो लर्निंग है उसमें क्या है, उसमें आपकी फुल नॉलेज है, रियलिटी है, पर पोइट्री में क्या है, मिथ है और लीजेंडशिप है। ठीक है, पर बदले में रिचर्ड ने क्या कहा, भाई ये सिविलाइजेशन की जो होप आई है ना, ये आई ही पोइट्री माइंड से है। ये जो तुम कह रहे हो बाकी सब सिविलाइज्ड हैं, ये जो मतलब पोइट लोगों ने तो दुनिया को रास्ता दिखाया है अच्छेपन का एंड ऑल,
तो ये पहला बहुत गागर में सागर है। मेन क्रिटिक हम आइए रिचर्ड ही पढ़ रही हैं, जिनकी एक स्टेटमेंट आई थी, इन द माइंड ऑर्डर टू पोएटिक वेज लाइज इन द होप ऑफ सिविलाइजेशन। तो वो उन्होंने क्यों लिखी थी? थॉमस लव पिकॉक के 1820 के ऐसे द 4 एजेस ऑफ पोइट्री में, जिसमें उन्होंने पोइट्री को डाउन फील कराया था स्टेटमेंट देख के। तो बदले में उनका ये रिस्पॉन्स आया था। तो नॉर्मल भी आ सकता है, किसकी कौन सी स्टेटमेंट है, किसने कौन सी स्टेटमेंट किसके बदले में कही, कौन किसका वर्क है, नाक ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो। तो इस पैरे में कितना कुछ था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और लास्ट पर नॉट द लीस्ट दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, रिचर्ड वो एक पर्सन है जिनकी वजह से क्रिटिसिज्म साइंस में बदल गया। बहुत गहरी बात है, यानी कि क्रिटिसिज्म साइंस में बदल गया। साइंस का मतलब क्या होता है? प्रॉपर फैक्ट की, फिगर की, लॉजिक की बात करना। तो रिचर्ड की पीठ थपथपाओ, बाकी सब ने सिर्फ क्रिटिसिज्म को फिलोसफिकल वे से बताया था कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए एंड ऑल। पर I.A. रिचर्ड ने क्रिटिसिज्म को फैक्ट, फिगर, लॉजिक के आधार पे बताया। और जब कोई तथ्य, फैक्ट, फिगर, लॉजिक के आधार पे बात करता है तो दैट इज़ नो मोर अ फिलॉसफी, वो साइंस बन जाता है, साइंटिफिक अप्रोच उसकी बन जाती है, ठीक है। सो क्रिटिसिज्म जिसको शुरू ड्राइडन ने किया था अपने वर्क के माध्यम से, उसको साइंस तक लेकर गए, साइंटिफिक अप्रोच तक लेकर गए, लॉजिक लेकर उसको समझा, उसको लोगों को समझाया। वो क्रेडिट जो है I.A. रिचर्ड को जाता है, ठीक है। क्लैपिंग है I.A. रिचर्ड के लिए, ठीक है। बातें तो की पर साइंटिफिक बेस के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? अगर अच्छा लगा तो जरूर सेशन को थम्स अप दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सबके साथ जिनको आपको लगता है काम आ सकती है। साथ में क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश NTA पढ़ना चाहते हैं, पेपर 2 का कोर्स? तो आज ही दोस्तों इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन चैनल एंड ऐप पॉकेट पढ़ाई को डाउनलोड करिए। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे फुल फ्लैश्ड कंप्लीट कोर्स इंग्लिश NTA पेपर 2 पे मौजूद है। और ये कोर्स मात्र 2499 का है, ठीक है जी। वैलिडिटी है इसकी 1 साल, यानी कि आप देख लो पर मंथ आप सिर्फ 200 पे कर रहे हो इस कोर्स के लिए। और ये कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट यूनिवर्साइड वीडियो लेक्चर्स एंड MCQs, PYQ, टेस्ट 3 सब कुछ इसमें मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों हमारा व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप में से कोई सीरियस कैंडिडेट हैं, कुछ वाकई आपकी पढ़ाई संबंधी क्वारी, आप जरूर संपर्क करिए, हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और साथ में बहुत प्यारा परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, सब जगह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ पे भी हमें ज़रूर फॉलो करिए। इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगे बहुत अच्छे ऑसम ब्लॉसम और लेक्चर के साथ इसी आपके अपने पॉकेट पढ़ाई चैनल और ऐप पर। टेक केयर।